वेलकम यू ऑल ऑन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेबर लॉज का सेकंड टॉपिक, दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशंस इन इंडिया। किस तरह से जितनी भी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशंस हैं वो इंडिया में ग्रो हुई, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। लाइक देयर आर सो मैनी लेबर लेजिस्लेशंस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो सारे किस तरीके से ग्रो हुए इंडिया में एंड किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ लेबर लेजिस्लेशंस का, विल सी दैट। सो लेबर लेजिस्लेशंस इन इंडिया ग्रू विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली बात ये कि इंडिया में लेबर लेजिस्लेशंस तब से ग्रो हुए जब से इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ हमारे इंडिया में, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रेवलेंस हुआ इंडिया में। सो लेट्स सी हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस और क्या क्या सर्कमस्टांसेस हुए, किस तरीके से ग्रोथ हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की। सो इन 18th सेंचुरी इंडिया वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट एग्रीकल्चरल कंट्री बट अ ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री टू। देखो, ये हम सब जानते हैं और ये आज भी कहा जाता है दैट इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि 18th सेंचुरी के टाइम पे इंडिया ना सिर्फ एक ग्रेट एग्रीकल्चरल कंट्री थी बट इट वाज आल्सो अ ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व थी, बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था हमारी कंट्री में। बट एज वी ऑल नो देयर वाज अ ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया डिस्करेज द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इन ऑर्डर टू इनकरेज द राइजिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंग्लैंड। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये पॉलिसी उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि हमारा कोशिश रहेगा कि जितने भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको डिस्करेज करना है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से। बिकॉज क्यों, अगर जब आप इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को डिस्करेज करोगे तभी तो उनके जो इंग्लैंड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंकरेज होंगे, वो शो अप होंगे और उनका जो है प्रेवलेंस होगा, राइट। सो दैट्स वाई दे डिस्करेज द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। देयर पॉलिसी वॉज टू मेक द इंडियन पीपल ग्रो ओनली रॉ मटीरियल। उनका पॉलिसी था कि जो भी भारतीय हैं वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटीरियल ही प्रोड्यूस करे, रॉ मटीरियल ही ग्रो करे एंड मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से उनका बिल्कुल डिमिनिशिंग करा दिया जाए एंड दे शुड ओनली बी द प्रेवलेंस ऑफ द इंग्लैंड मैन्युफैक्चरर्स, राइट। ब्रिटिश ऑपरेशन इन इंडिया continued for a considerable time which led to the growth of Indian nationalism. तो because ब्रिटिश ऑपरेशन बढ़ता ही जा रहा था एंड इट वॉज कॉन्टीन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारे इंडियंस जो थे उनको सप्रेस करते थे, दे वर नॉट अलाउड टू डू दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट। बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे उनके ऊपर उत्पीड़न किए गए एंड उनको सप्रेस किया गया। सो दैट अल्टीमेटली लेड टू द ग्रोथ ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। वही होता है ना, कभी किसी चीज़ की जब हद पार हो जाती है सो द पीपल बिकेम फ्री एंड दे यूज्ड टू बी रेडी टू रिवॉल्ट। तो वही हुआ कि एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो जनरेट हुई, एक वेव क्रिएट हुई। नेशनलिज्म वॉज द आइडियोलॉजी, that was the ideology, the compassion, the love, attraction towards the love for India, for the growth, safety and security of India। तो उसके towards लोगों के मन में भावना जागी कि हमें अपने देश के towards कुछ करना है और अपने देश को इस अप्रेजन से बचाना है। सो नेशनलिज्म हैज़ एन ऑब्वियस इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, नेशनलिज्म का एक हमारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है विच इन आवर कंट्री वॉज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द अर्ज फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिकॉज लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे, बिकॉज वो थक चुके थे उस ऑपरेशन से एंड नाउ दे वर रेडी टू फाइट फॉर दैट एंड टू फाइट फॉर देयर राइट्स। और जो भी उनको सप्रेस किया जा रहा है उन सारे सप्रेशंस को ख़त्म करने के लिए दे वर रेडी टू स्टैंड फॉर देयर राइट्स, राइट। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है कंट्री की इकोनॉमी पे भी पड़ा, बिकॉज पीपल अर्ज्ड द डिमांड फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कि हमारे लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाए हमारे इंडिया में एंड देयर इज अ नीड फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री विद इन इंडिया, राइट। In 20th century the national movement took a new turn and there was कॉमन डिमांड फॉर इंडियन गुड्स। अब 20th सेंचुरी आते आते लोगों एक बिल्कुल ही कहते हैं ना, एक नेशनल मूवमेंट बन चुका था कंट्री में टुवर्ड्स द नेशनलिज्म एंड द इंडियंस वर डिमांडिंग फॉर द कॉमन डिमांड फॉर द इंडियन गुड्स कि हम भारतीय सामान को ही यूज़ करेंगे एंड दे स्टार्टेड बैनिंग द प्रोड्यूसर्स विच वर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स आउट ऑफ इंडिया, राइट। सो देयर वाज अ कॉमन डिमांड जनरेटेड फॉर the use and the sell or purchase of only
Indian goods. A non-cooperation movement known as स्वदेशी movement was started, और इसी के चलते एक non-cooperation movement जिसको स्वदेशी movement भी कहते हैं वो start हुआ. That was started in 1905 and that was started by the steps forwarded by महात्मा गांधी जी. महात्मा गांधी जी ने इस movement को initiate किया था. स्वदेशी मतलब कि whatever has been prepared within India, हमारा self जो हमने प्रिपेयर किया है दैट विल बी ओनली यूज, राइट, विच अर्ज पीपल टू यूज ओनली गुड्स मेड इन इंडिया एंड टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स. कि सिर्फ इस मूवमेंट का बेसिक अर्ज था दैट एवरी पीपल ऑफ इंडिया, द इंडियंस, दे शुड ओनली यूज द गुड्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द इंडियंस ओनली एंड टू बॉयकॉट एवरी प्रोडक्ट विच हैव बीन manufactured and prepared and came in India from the foreign countries, right. The non-cooperation movement synchronized with a period of economic crisis and gave to the rise to industrialization. और इस non-cooperation movement जब ये हमारे इंडिया की जितनी भी कई सारे तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस जो अराइज हो रहे थे, अलग अलग तरीके के, भुखमरी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया एंड सप्रेशंस हो गए, सो ऑल दोज इकोनॉमिक क्राइसिस व्हेन दे सिंक्रोनाइज, व्हेन दे हैव बीन टुगेदर विद द non-cooperation movement, it led to or it gave the rise to the इंडस्ट्रियलाइजेशन. और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आया, जैसे मैंने पहला ही आपको जो पहला पॉइंट बोला था कि द ग्रोथ और द इवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेशन रिलेटेड टू लेबर इंडस्ट्री ग्रू विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री. और जैसे ही हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन अराइज हुआ वैसे ही हमारी कंट्री में लेबर लेजिस्लेशन, इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन का जो है दौर शुरू हुआ और ये सारे इनेक्ट होने लगे, पास होने लगे. In India, the plantation industry in Assam was the first to attract the legislative control. ये एक important point है. If the question comes of growth and labor legislations के regard में, you have to write कि इंडिया में पहला जो इंडस्ट्री था that was a plantation industry in Assam. That was the first जिसमें लेजिस्लेटिव कंट्रोल जो है अट्रैक्ट किया गया, जिसमें क्या था कि जो भी वर्कर्स अपॉइंट किए गए थे दे वर अपॉइंटेड थ्रू अ प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर. So that attracted the need for such legislation which can protect the rights of the workers, right. So a number of acts were passed from 1863 onwards to regulate the recruitment. और 1863 onwards बहुत सारे legislations जो है वो पास हुए, acts पास हुए, regulates for what, in order to regulate the recruitment. जो भी recruitment होता है, जिस भी ढंग से workmen, workers, employers, employees, ये लोग सब अपॉइंट किए जाते हैं, you know, रिक्रूट किए जाते हैं within the industries and factories. तो उन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए lot of acts were passed. The Factories Act was passed in 1881 and Mines Act in 1901. अब देखो यहाँ से जितने भी हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे that majorly covers different legislations their years. तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि कौन कौन से important acts हैं and you need to mention them while writing this answer. तो हमने पहले जिक्र किया है फैक्ट्रीज एक्ट जो कि पास हुआ 1881 में एंड द माइंस एक्ट इन 1901. The most important act which passed to protect the interest of workers was the Workmen's Compensation Act 1923. और जो सबसे important act था which was passed with the aim to protect the interest of workers, जितने भी workers हैं उनके interest either in terms of wages or their mental security, physical security, job security, health security, तो उनके जो भी interest है उसको protect करने के लिए Workmen's Compensation Act 1923 was passed and it was a very important act. There are some other important social security legislations, labor in industries में you know, for the welfare of laborers and for the management and you know, effective working of the industries, for social security of the workers बहुत सारे legislations pass हुए थे and they are enumerated as Employees State Insurance Act 1948, Employees Provident Funds Act 1952, Maternity Benefits Act 1961. तो ये सारे ही key important legislations हैं which have been passed for the social security of the employees and workers. The laws were also made to regulate the labor management relations. इसके अलावा बहुत सारे legislations pass हुए for the labor management. They are Industrial Disputes Act 1947, Trade Unions Act 1926, Industrial Employment Act 1946. Right. Also, labor legislations were also enacted to ensure the labor welfare and minimum standards. कि क्या minimum standards होने चाहिए for the wages, for the safety purposes,
फॉर द एथिक्स, फॉर द रूल्स टू बी फॉलोड. सो उन सब पर्पसेस के लिए भी बहुत सारे लेजिस्लेशंस बनाए गए. द मेजर वंस आर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965. तो गाइज यहाँ पे हमने बहुत सारे लेजिस्लेशंस को डिस्कस किया एंड वी हैव कैटेगराइज्ड कि व्हाट आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट लॉज फॉर सोशल सिक्योरिटी, फॉर लेबर मैनेजमेंट, फॉर लेबर वेलफेयर एंड मिनिमम स्टैंडर्ड्स. सो ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है ना, दिस मेड थिंग्स ईजी टू लर्न कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं. ठीक है ना. Here we sum up with this point. In India, a number of labor and industrial legislations have been enacted to promote the conditions of the laborers, keeping in view the development of industry and the national economy. तो हमारे इंडिया में बहुत सारे लेबर एंड इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशंस पास हुए हैं, इनेक्ट हुए हैं. पर्पस और ऑब्जेक्टिव यही था टू प्रमोट दी लेबर्स, उनकी कंडीशंस को प्रमोट करना, उनके वेलफेयर को प्रमोट करना, उनकी सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखना, एंड इसी को साथ में लेते हुए कीपिंग इन व्यू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड द नेशनल इकोनॉमी. ठीक है ना. तो गाइज ये हो गया हमारा द ग्रोथ और द इवोल्यूशन ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशंस इन इंडिया. आई थिंक दिस आंसर इज़ वेल प्रिपेयर्ड एंड एनफ फॉर योर आंसर राइटिंग. एंड कोई भी डाउट है सो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन. आपको ये लेक्चर, ये नोट्स कैसे लगे ये भी हमें कमेंट में बताइए. आपको इन वीडियोज़ के, इन लेक्चर्स के नोट्स PDF चाहिए, उसके लिए आप या तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कांटेक्ट करें या फिर हमारे ईमेल ID पे. दोनों की ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. So guys, this was it for this video. I'll be back with another lecture, another legal video. Till then everyone, take care of yourself. Have a good day. Bye bye.